एनीवे में कुछ अटैक्स कॉन्टिन्यूसली नहीं लगते, बट एक छुटके से इंस्टेंट के लिए लगते हैं। बट वो सिंगल हिट पूरी बैटलफील्ड हिला देते हैं, जैसे लूफी का ये रेड हॉक। क्यों? क्योंकि कभी कभी छोटे टाइम के लिए लगने वाली ह्यूज फोर्स बहुत ही मॉन्स्टर लेवल इम्पैक्ट लाती है। एंड फिजिक्स में इसी को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। कुछ इम्पल्सिव फोर्सेस के एग्जांपल्स, जैसे डेकू ने 100% फिर स्मैश किया, या फिर बॉल को बैट से हिट किया गया, या फिर किसी नेल को हैमर से हिट किया गया, या फिर कराटे मास्टर जब टाइल्स को ब्रेक करता है। इन सभी में एक ह्यूज फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज को हिट कर रही है। एंड इसी टाइप की फोर्सेस जो बहुत ही इम्पल्सिव, बोलते हैं ना बहुत ही इम्पल्सिव नेचर का है ये, तो इम्पल्सिव है, जस्ट इंस्टेंट ऑफ मोमेंट पे आपका जो झट से कोई यहाँ डिसीजन ले लिया तो इम्पल्सिव हो गया। तो ऐसे ही इम्पल्सिव फोर्स जब की बात करी जाती है तो सिर्फ फोर्स के साथ उसका टाइम भी लिया जाता है। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या है? एक कुछ ऐसी फोर्सेस जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगती है, तो उनको बोला जाता है इम्पल्सिव फोर्स। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या है इसका कोई फॉर्मूला या कुछ कहानी है? देखो, इम्पल्सिव फोर्स को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप वी ऑलरेडी नो दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाइम। तो इम्पल्सिव फोर्सेस में एक ह्यूज फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है बहुत ज्यादा छोटे से इंटरवल के लिए। तो ऐसे में उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि हमें इसी का एक काउंटर पार्ट दिया जाता है, जहां पर हमें क्या और नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। जैसे कराटे मास्टर जब टाइल को ब्रेक करता है तो बहुत ही कम टाइम में टाइल्स, एक ह्यूज फोर्स लगती है और टाइल टूट जाती है। तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा है कम टाइम में। वहीं पर जब कार के एयर बैग्स की बात करें अगर हम, तो वहां पर फोर्स कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज हमारा टाइम बहुत बढ़ जाता है ना, टाइम ऑफ इम्पैक्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, डिले हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में हमारी फोर्स और टाइम की कहानी बनी। तो क्यों इम्पल्सिव फोर्स की हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज हमारा जो टाइम था वो बहुत कम था और फोर्स हमारी बहुत ज्यादा थी, मतलब चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा ह्यूज था, तो हमारा फोर्स कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल था। तो क्या कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बन सकती है जो हमारे फोर्स के इम्पैक्ट को तो बताए और उसका उसको टाइम के साथ लेकर चले? फोर्स और टाइम को एक साथ, उसका जो इम्पैक्ट आने वाला है उसको कैलकुलेट करके बता पाए, तो उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो यहां से हमारे पास हम बात करेंगे कि हमारा इम्पल्स क्या बनता है, क्या बनेगा? फोर्स इनटू टाइम। एम आई क्लियर विद दिस? तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स और टाइम का साथ में एक इम्पैक्ट बताए, डिफाइन करे, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? समझ आया? इम्पल्सिव फोर्स क्या थी? बहुत ह्यूज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम बहुत हाई है। एक ह्यूज फोर्स बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लगी, उसको इम्पल्सिव फोर्स बोल दिया। उसको कैलकुलेट करना मुश्किल था, क्योंकि टाइम बहुत एक झट से एक ऐसा बस स्मैश हुआ, झट से ऐसा टच करके चला गया, तो टाइम बहुत कम था, तो उसको उस फ्यू फोर्स को कैलकुलेट करना मुश्किल था। तो क्या करें फिर? हमने क्या किया, उस फोर्स जो टाइम पे डिपेंडेंट थी, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा था, उसका इम्पैक्ट चेंज हो रहा था फोर्स और टाइम के साथ, तो उसी के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी, जिसको हमने क्या बोला? इम्पल्स। एम आई क्लियर विद दिस? फोर्स और टाइम को साथ में दिखाने वाला एक फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या है? इम्पल्स। ठीक है जी। अच्छा, क्या सिर्फ फोर्स इनटू टाइम ही की कहानी है, बस इतनी सी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहने वाला, या और भी कुछ इसके बारे में बात होगी? बहुत बातें होंगी। देखो, इम्पल्स का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है जी। अब मुझे सेकेंड लॉ से पता था, सेकेंड लॉ से पता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मुझे एक और फॉर्मूला पता है, दैट फोर्स इज व्हाट? फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, है ना? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ये होता है। या इसको मैं या ऐसा बोल देते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो यहां से अगर मैं इस टाइम को उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा? फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? फोर्स इनटू टाइम।
तो फोर्स इनटू टाइम को अगर मैं इक्वेट कर दूं, इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं इक्वेट कर दूं, इक्वल कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगी कहानी? ए फोर्स इम्पल्स इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फोर्स एंड टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं? इम्पल्स लिख सकते हैं। तो बस इम्पल्स क्या हो गया? इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स का हमने एक फॉर्मूला अभी तक पढ़ा कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है जी। दूसरा अभी हमने पढ़ा, जो हमने सेकेंड लॉ से निकाला, वो क्या निकाला? दैट इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। है भी, है ना? मोमेंटम क्या होता था? मोशन का इम्पैक्ट। तो चेंज कितना ह्यूज तरीके से वो चेंज हो गया है, तो जितना ज्यादा चेंज उतना ज्यादा मेरा फोर्स इनटू टाइम, यानी कि इम्पल्स। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यहाँ पर तो इसकी कहानी हमने देख ली कि फोर्स इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। लेकिन अगर मेरा फोर्स ही कांस्टेंट नहीं हो, तो कॉन्स्टेंटली अगर मान लेते हैं कि हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली वो फोर्स बढ़ रही है, अगर वो बढ़ रही है, घट रही है, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं बढ़ रही है, तो कॉन्टिन्यूसली फोर्स मेरी चेंज हो रही है, तो तब क्या कहानी बनेगी? देखो, हमें पता है कि अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो, लेकिन अभी उससे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला हमने जो अभी पढ़ा है इम्पल्स का, वो क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके आगे कहानी जाने से पहले एक चीज याद दिलाती हूँ। हमने, याद है अगर किसी को, तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी मोशन चैप्टर? मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि भाई जो कि ग्राफ होता है, स्लोप पढ़ा था, और दूसरा पढ़ा था कि ग्राफ के नीचे का एरिया, है ना? एरिया की कहानी पढ़ी थी और स्लोप की कहानी पढ़ी थी। ठीक है जी। एरिया जब हम बात करते थे, जैसे वीटी ग्राफ के एरिया की बात करते थे, तो हम क्या करते थे? क्या निकलता था वीटी ग्राफ का जो एरिया था, उससे हमारे पास क्या निकल के आता था? क्या निकलता था? डिस्टेंस, है ना? याद आया? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अदरवाइज भी क्या होता था? स्पीड इंटू टाइम, है ना? स्पीड इंटू टाइम सबको याद है ना? स्पीड इंटू टाइम, अब तुम्हारे पास फॉर्मूला होता था डिस्टेंस का। तो बेसिक, मतलब मैं बस ये मैंने याद रखने का तरीका बताया था उस, जब हम मोशन पढ़ रहे थे। तो वहां पर हम बेसिकली देख रहे हैं कि जो हमारा वो वीटी ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है? क्या देता था हमें? डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सी चीजें दिख रही है मुझे। फोर्स इनटू टाइम दिख रहा है, इनटू में दिख रहा है। दैट मीन्स कि क्या, अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, मान लेते हैं कोई ग्राफ है फोर्स और टाइम के बीच में, जहां पर मेरा फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है ना? मान लेते हैं कुछ इस तरीके का बढ़ रहा है, लेकिन या इस तरीके से ऐसी कुछ शेप बन रही है। अब मुझे बताओ कि इसके नीचे का एक छोटा सा इम्पल्स होगा, यहाँ से एरिया एक छोटा सा इम्पल्स होगा, इसका एरिया एक छोटा सा इम्पल्स होगा, है ना? या फिर हमने बेसिकली ऐसे पढ़ा था, कुछ इस तरीके की शेप्स पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो, है ना? ये इस तरीके का, इसके नीचे का ग्राफ पढ़ा था हमने ऐसे। तो बेसिकली, और हम यहाँ से जब निकालते थे तो हमें क्या अगर v इंटू टी था तो हमें डिस्टेंस मिल रहा था। अब f इंटू टी, यानी कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ हमको क्या देगा? इम्पल्स। इसको डिटेल में आप हायर क्लासेस में ढंग से पढ़ पाते हो, जहाँ पे आप प्रॉपर वेरिएबल आपका डिफरेंशियल फॉर्म में आप समझ पाते हो। फिलहाल सिर्फ इतना समझो इसको, इसीलिए मैंने रिलेट करा कि हमने मोशन चैप्टर में अच्छे से समझा था कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है? डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एफ इंटू टी, है ना? एफ टी इंटू में आ रहा है, तो एफ टी ग्राफ का भी अगर मैं एरिया की बात करूं तो वो मुझे क्या देगा? इम्पल्स। बस याद रखने का ट्रिक बता रही हूँ, जिससे थोड़ा सा आप कंपेयर करके बुद्धि में बिठा पाओ, तो बस इसलिए। अदरवाइज तो डिटेल में हमने ऑलरेडी एरिया की कहानी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ एरिया अंडर एफ टी ग्राफ की, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो इस तरीके की कहानी थोड़ी कम बनती है। तो जो आप वेरिएबल देखोगे, डिफरेंशियल वगैरह की चीजें आ जाती है, वो हायर क्लासेस में देखें। फिलहाल जो हमने बस मोटी मोटी जो चीज समझी है वो क्या है? दैट एरिया अंडर एफ टी ग्राफ इज व्हाट? इम्पल्स। अगर मुझे एफ टी ग्राफ दिया है और मुझे इम्पल्स निकालना है तो मैं सीधा एरिया निकालू। ठीक है जी। अभी तक क्या पढ़ा? इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है? बहुत ह्यूज फोर्स, कुछ बहुत ही छोटी सी टाइम के लिए लगे तो उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। बट क्योंकि उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकाली जो फोर्स और टाइम को रिलेट करती है। फोर्स इंटू टाइम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। अब सेकेंड लॉ को यूज करते हुए फोर्स इंटू टाइम को हमने इक्वेट करके कहा कि दैट इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम एंड इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है,
देन हमने उसके अलावा हमने कहा कि F इंटू टी, इम्पल्स इज इक्वल टू F इंटू टी। तो अगर F कांस्टेंट नहीं है, फोर्स अगर मेरी कांस्टेंट नहीं है और मुझे ग्राफ से निकालना है, तो मेरा एफ टी ग्राफ मुझे को क्या देगा? इम्पल्स। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? अच्छा, एक और चीज है, देखो यहाँ पर मुझे पता है इम्पल्स का फॉर्मूला क्या निकला, फोर्स इंटू टाइम, या फिर चेंज इंटू मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ही तो देता है। तो मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती थी वो क्या होती थी, याद करो, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होती थी? एम वी, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं इम्पल्स की एसआई यूनिट निकालना चाहूँ, इम्पल्स की एसआई यूनिट निकालना चाहूँ, तो क्या निकलेगी आपके पास? एसआई यूनिट निकलकर क्या आएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, याद रहेगा। अच्छा, अगर मैं इसके अलावा क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड के अलावा भी कुछ का, देखो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैंने बात करी तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड निकली। अगर मैं इसकी बात करूं तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन, है ना। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो मेरे पास दो ऐसा यूनिट निकल कर आ गई, एक न्यूटन सेकंड और एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? समझ आ गया सब चीजें? अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ, क्या मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी होती थी या वेक्टर? वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर, या इवन फोर्स भी क्या है? वेक्टर। तो मेरा इम्पल्स भी क्या निकल कर आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, समझ आ गई बातें? एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है इम्पल्स? फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ऐसा यूनिट हमने इससे निकाली थी तो न्यूटन सेकंड बन गई थी, इससे निकाली थी तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड बन गई थी। ठीक है जी, यहाँ पर इम्पल्स का हमने दूसरी चीज पढ़ी, दैट एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। और इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी, दैट इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? इतनी सी बात हमने इस अभी तक की वीडियो में कवर कर ली है। रिवीजन करनी है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या? इम्पल्स इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन फोर्स? नो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट आ गया मतलब अपॉन में टाइम, तो बिल्कुल नहीं होता। चेंज इन मोमेंटम, ये है ना, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। और कोई ऑप्शन देखो, न्यूटन सेकेंड होती है? होती है। तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना। कई बार आप बहुत जल्दी में होते हो और ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, तो क्या करते हो, पहला ऑप्शन दिखा, हाँ यही होती है, बस कट के टिक करके आगे चले गए, आगे के ऑप्शन ही नहीं पढ़ते। थोड़ा सा पढ़ना जरूरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्पल्स इज अ कौन सा क्वांटिटी? स्केलर, वेक्टर, डायमेंशनलेस, या नन ऑफ दिस? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। A constant force acts on a body for a short time. Impulse depends on, एक constant force लग रही है, impulse किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ फोर्स पे नहीं, टाइम पर सिर्फ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, यस, स्क्वायर ऑफ फोर्स नहीं। ठीक, बहुत बेसिक से इजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि हम बस रिवीजन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, इम्पल्स क्या है? एक्सपीरियंस बाय, इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इनटू टाइम, यस होता है। ठीक है, अगेन फिर भी आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या बोलता है? एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ये भी होता है। चेंज इन मोमेंटम, ये भी होता है। यानी कि मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी। इम्पल्स क्या क्या है? फोर्स इनटू टाइम, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, चेंज इन मोमेंटम। ठीक, अच्छा, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट फॉर 0.5 सेकेंड। द इम्पल्स इज व्हाट? इम्पल्स का फॉर्मूला हमने अभी क्या पढ़ा? फोर्स इनटू टाइम। वैसे इम्पल्स को हम जे से करते हैं डिनोट, बट नेवर माइंड, पूरा ही लिख लेना अभी, कोई बात नहीं। इम्पल्स क्या है? फोर्स क्या है? 20, टाइम कितना है? 0.5। इसको पॉइंट उड़ा दो, 0 से 0 उड़ गया, कितना आया? 10। यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो आपके पास आंसर आया 10। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? यहाँ तक तो बहुत बढ़िया सा मजा आ रहा होगा, एमसीक्यू सारे आंसर निकल रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, टू कैच अ फास्ट क्रिकेट बॉल सेफली अ प्लेयर पुल्स बैक हिज हैंड बिकॉज, रीजन बताओ। इम्पल्स को बढ़ाने के लिए, इम्पल्स को बढ़ाएगा, या फिर टू रिड्यूस फोर्स बाय इंक्रीजिंग टाइम, या दूसरा ऑप्शन रिड्यूस टाइम। रिड्यूस टाइम, बड़ा टाइम तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, अप्लाइज मोर फोर्स, नहीं फोर्स बढ़ाए, ज्यादा क्यों लगाना है भाई, है ना। क्या होगा? रिड्यूसेस फोर्सेस बाय इंक्रीजिंग टाइम। तो रिड्यूसेस फोर्सेस बाय इंक्रीजिंग टाइम। ठीक है जी,
कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट। ठीक है जी, एक मास ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है 2 kg, मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू रेस्ट यानी कि v कितना हो गया 0। अब मुझे निकालना क्या है, इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स के तीन फॉर्म, तीन चीजें पढ़ी, फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन मोमेंटम, एरिया अंडर। तो यहाँ कांस्टेंट फोर्स की है तो फोर्स, एरिया अंडर का तो कहानी नहीं है। दूसरा क्या था, चेंज इन मोमेंटम और एफ इनटू टी। तो फोर्स और टाइम की कहानी हमें दी नहीं हुई। हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और v माइनस मतलब v और u दे रखा है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम की कहानी से हम निकाल सकते हैं, है ना। चेंज इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मास इज इक्वल्स टू v माइनस u, है ना। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल, ये होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल क्या है हमारे पास m v, और यहाँ पर m u, m को बाहर निकाल दो तो क्या आया मुझे, ये तो पता ही है, इतना बेसिक स्ट्रक्चर। तो मास क्या है 2 kg, v क्या है 0, u क्या है 5, तो हमारे पास कितना निकल के आ गया -10 न्यूटन सेकेंड। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। यहाँ पर ऑप्शन में अगर माइनस दे रखा होता तो आप लिख देते, नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, हम इसी तरीके से आंसर कर देते हैं। ठीक है जी, कोई परेशानी। बस इसका माइनस साइन क्या बता रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। ऑब्जेक्ट हम उसको रोक रहे हैं तो रोकने में तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, मोमेंटम चेंज होगा, तो बस वो साइन बता रहा है। ठीक है जी, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मास 1 kg, स्पीड कितना है, अच्छा, speed, an object of mass 1 kg acquires a speed of 10 meter per second when pushed forward। उसने स्पीड एक्वायर करी है 10 मीटर पर सेकेंड की, है ना। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पर उसने बोला कि उसने स्पीड एक्वायर करी जब उसको आगे धक्का दिया गया, उसने ये स्पीड ले ली जब उसको आगे धक्का दिया गया, यानी कि ये क्या, किसकी वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, v। ठीक है, तो फिर u की क्या रही होगी, कुछ बताया नहीं है उसने, एक्वायर्ड हम 0 मान के चलते कि मान लेते हैं वो रेस्ट से ही चालू हुआ होगा, और कुछ कहानी तो बता नहीं रखी उसने, तो u हमारा रेस्ट से चालू कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, लैंग्वेज को अच्छे से समझना। तो ये आ गया आपके पास व्हाट इज द इम्पल्स। अब बस, अब तो आप कर ही लोगे। इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि m v माइनस, हो जाएगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। ये आपका 1 आ गया, u आपका सॉरी v आपका 10 आ गया, ये आपका 0 आ गया, तो आपके पास कितना आंसर आ गया 10 न्यूटन। ठीक है जी, हो जाएगा, बहुत इजी से क्वेश्चन है, इजी है, बस हल्का सा कोई फॉर्मूला याद रखो, बस हो ही जाना है सॉल्व। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास दिस मच, लिख दो, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.20 kg। ठीक है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस मच, इट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, ये क्या हो गया फिर u कर दो 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द इम्पल्स, इम्पल्स निकालो, and average force applied by the player if he is able to stop the ball in this much। मुझे इम्पल्स कैलकुलेट करना है और फोर्स कैलकुलेट करना है जब प्लेयर उस बॉल को रोक देता है, कितने सेकंड में, 0.10 सेकंड रोक दिया, तो यानी कि मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। कितने टाइम में रोक दिया, 0.10 सेकंड। ठीक, अच्छा, सबसे पहले क्या निकाल दे, सॉरी इम्पल्स पूछा है तो इम्पल्स निकाल देते हैं। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो बस निकाल दो चेंज इन मोमेंटम, एम वी माइनस यू। खुद से करो बेटा, पॉज करो क्वेश्चन, मेरे ये कहानी बताने से पहले खुद से अटेम्प्ट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद से करोगे, यहाँ सिर्फ ऐसे ये कहानी ऐसे उल्लू बनकर देखते रहोगे तो नहीं होगा। ठीक है, खुद से करो, कलम उठाओ। यहाँ से देखो, नेक्स्ट मास कितना है 0.20, v कितना है नहीं 0, u कितना है 1.2, तो इम्पल्स कितना आया 0.20 इनटू में -1.2, यहाँ से उड़ा दो 0, यहाँ कितना आया, तो 12 टू जा, अच्छा एक 0 से 0 कट गया, यहाँ पर खत्म हो गया, तो 12 टू जा 24, नीचे कितना है 100, कितना आएगा 0.24, कितना न्यूटन सेकेंड।
ठीक है जी, आ गया एक पार्ट आ गया, इम्पल्स आ गया मेरा निकल कर। ठीक है, थोड़ा साफ लिख दो, 0.24 न्यूटन। अब आगे देखो, अब क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला इम्पल्स के टर्म्स में क्या होगा, अब हमें पता है फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स। मुझे इम्पल्स पता है, मैंने निकाल लिया है, टाइम मुझे दिया हुआ है, तो मैं फोर्स निकाल सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, इम्पल्स अपॉन में टाइम, या फिर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, एक ही बात हो गई। तो कितना हो गया, 0.24 अपॉन टाइम, कितना कहाँ था से टाइम, 10। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, बस क्या आ जाएगा 12, ये 5 क्या आया यहाँ पर, 5 2 ज़ा 10 2 25 2.4 न्यूटन। ठीक है जी, इजी, कोई परेशानी कोई दिक्कत, बहुत इजी था। अच्छा मैंने कुछ मिस कर दिया क्या, हाँ माइनस साइन मिस कर दिया, माइनस लगा देना, उसको रोका जा रहा है, यहाँ माइनस साइन आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत, बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूला, वही गिने चुने फॉर्मूला है, फोर्स इनटू टाइम की कहानी, या न्यूटन सेकंड लॉ, या फिर एरिया की तो खैर अभी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, चलो आगे देखो, हैमर ऑफ मास दिस मच। ठीक है जी, मास कितना है, 500 ग्राम। अगेन 500 ग्राम आ गया, तो हम किस में चेंज करेंगे, एसआई यूनिट। ग्राम को किलोग्राम में करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, ये हो गया, 0 से 0 उड़ गया, आपके पास कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 है तो क्या होगा, 0.5 kg। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मूविंग एट दिस मच स्पीड, तो u हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स द नेल, एक हैमर है, उसका वेट दिया हुआ है, एक हैमर है, वो इतनी स्पीड के साथ आ रहा था और नेल को स्ट्राइक करता है। तो नेल को जब स्ट्राइक करेगा तो तब आके क्या होगा, रुकेगा ना, है ना, नेल पे आएगा, उसको नेल पे उसने हिट किया, तो वो क्या हुआ, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हिट करने के बाद, 0, है ना। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द नेल स्टॉप्स द हैमर, तो v क्या हो गया, 0। कितने टाइम में, वेरी शॉर्ट टाइम, कितना, 0.01 सेकेंड में। ठीक है जी, 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, बस ये तो हो ही गया। फोर्स पूछा हुआ है, या तो आप इम्पल्स करके निकालो, नहीं है तो आप तो डायरेक्ट कर दो, मास एम वी माइनस यू अपॉन में टाइम, यहाँ लिखना कि बाय सेकेंड लॉ हम ये कह सकते हैं, देन आप वैल्यूज पुट कर दो। मास कितना है जी, 0.5, वी कितना है 0, यू कितना है 50, टाइम कितना है, हाँ 0.01, बस सब तो हो ही गया सॉल्व। 0.5 माइनस 50 अपॉन 0.01, इसका हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा, 2 0, इसका हटाओगे तो कितना आएगा, 1 0, बस यहाँ से 0 से 0 को उड़ा दो, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पर कितने 0 है, 0 0 और एक माइनस, तो इतना न्यूटन का फोर्स लगाया होगा हैमर ने। ठीक, कोई परेशानी कोई दिक्कत, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैविंग मास दिस मच। ठीक है जी, तो मास एम ए दे रखा है इतना, एंड दिस मच एम बी दे रखा है इतना, इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस मच, तो वेलोसिटी ए दे रखी है 40, देन आपके पास 60 किलोमीटर पर आ रहा है बेटा। ठीक है, ये 60 किलोमीटर पर आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है लिखने में, तो ये 60। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, वी बी, जस्ट रिमेम्बर दिस कि आपके पास वी बी कितना है, 60 किलोमीटर पर। अब हमें कुछ पार्ट्स में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके आंसर करना है। देखो क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले बोल रहा है विच वन विल हैव ग्रेटर इनर्शिया, सब कुछ रिवाइज करा देगा। क्या बोला, इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, अब खोलो इतिहास के पन्ने, क्या बोला गया था कि इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए या उसका हमें गेस करने, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मास। तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, है ना, एज वी नो क्या है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड वी नो मास ऑफ किसका ज्यादा है, मास ए का ज्यादा है, तो बस ए का ज्यादा है मास बी से, तो इनर्शिया भी ए का ज्यादा होगा बी से, बस इतना सा करना है। ठीक है, आगे देखो, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, पता नहीं, देखो कैलकुलेट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv, तो मोमेंटम
पी ए, किसकी बात करें, पी ए की, एम ए वी ए, एम ए कितना है 100, वी ए कितना है 40, तो कितना हो गया 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, पीबी निकाल दो, पीबी क्या है एम बी वी बी, और एम बी कितना है 75 इंटू वी बी कितना है 60, ये निकाल दो। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 6 5 30, 6 7 42, 43, 44, 45। ठीक है, एक जीरो बचा था तो उसको भी लगा दो। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किसका ज्यादा निकल कर आया मोमेंटम, पीबी का। तो पीबी इज मोर देन पीए। ठीक है जी, इसका आंसर भी निकाल दिया हमने और इसका भी निकाल दिया। इसके आंसर में क्या आया हमारे पास, इनर्शिया ऑफ ए, इसके में क्या निकल कर आया बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, which one will stop first if equal negative acceleration is applied on both। दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, हमने दोनों का इनर्शिया और एक्सेलरेशन, सॉरी इनर्शिया और मोमेंटम निकाल दिया। थर्ड पार्ट में वो बोलता है कि कौन सी बॉडी, अगर दोनों बॉडी पे हम इक्वल नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, उसको रोकने के लिए तो नेगेटिव ही लगेगी ना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रही है तो कौन सी बॉडी पहले रुक जाएगी, ये बताना है। ठीक, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। टाइम मुझे पता करना है कि किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है। ठीक, अब ये रुका है ना, फाइनल देखो चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है, तो जितनी वेलोसिटी है यहाँ पर 40 से ज्यादा था, तो एंड में जाके क्या होगा, जीरो ही हुआ होगा। यहाँ पर भी 60 था, तो आगे जाके क्या होगा, जीरो ही हुआ होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी की कहानी छोड़ते, पहले ये देखो कि मुझे इतना पता चल रहा है, अगर मैं इसको इधर, मुझे टाइम की पता करनी है ना, कौन जल्दी रुक जाएगा, तो मैं टाइम को उधर ले जाऊं और ये ऐसा लिख सकती हूँ, ऐसे लिखा जा सकता ना इसको उधर। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में तो वो बोल रहा है कि इक्वल नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो मतलब मैं अगर टी ए की बात करूं और टी बी की बात करूं, तो यहाँ पर मेरा एक्सेलरेशन तो दोनों के लिए सेम है ना, कौन दोनों को सेम एक्सेलरेशन लगाई जा रही है, तो यानी कि मेरा जो टी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पे। और क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी सेम है सबकी, क्योंकि दोनों रुक जा रहे हैं इनमें, तो किस पे डिपेंड करेगा बेसिकली मेरा टाइम, किस पे डिपेंड करेगा, मेरा इनिशियल वेलोसिटी पे। क्योंकि ये ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये v माइनस यू है, तो v तो सबके केस में जीरो है, रुक गया ना, तो मेरा किस पे डिपेंड करेगा, u पे। तो इनिशियल टी, अब इनिशियल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये u पे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या निकलेगा बेटा बताओ, u किसका है, इसका ज्यादा है या किसका ज्यादा है, b का। ठीक है जी, तो b का, अब मेरा u b इज मोर देन u a, तो मेरा टी भी क्या होगा, टी भी ज्यादा होगा टी ए का। तो उसने पूछा क्या है, लेकिन कौन सा पहले रुक जाएगा, तो किसका टाइम छोटा है, ए का। किसका टाइम छोटा है, ए का। कौन कम टाइम ले रहा है, ए, तो ए विल स्टॉप फर्स्ट। ठीक है, समझ आ गया, इतनी सी सिंपल सी बात, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा से समझो क्या बोला गया, ए इज इक्वल्स टू, ए क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो अब मैंने टाइम को एक जगह रख दिया, तो मेरे पास टाइम निकल कर आया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में ए। अब क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन दोनों के केस में सेम है, दोनों को इक्वल नेगेटिव एक्सेलरेशन दी जा रही है, तो मेरा टाइम किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन वेलोसिटी पे। टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पे। चेंज इन वेलोसिटी में भी मेरा v माइनस यू होता है, तो v जो है मेरा ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि दोनों ही एंड में आके रुक रहे हैं। तो बेसिकली मेरा t किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे। और इनिशियल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, b की। जिसकी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी ज्यादा, जो ज्यादा तेजी से चल रहा होगा वो देर में जाके रुकेगा, जिसकी कम वेलोसिटी होगी वो पहले रुक गया। इतनी सी बात है। ठीक, चलो आगे देखो, नेक्स्ट बोलता है विच विल ट्रैवल ग्रेटर, कौन ज्यादा देर तक चलेगा। अब इसको कैसे क्या, अब डिस्टेंस की बात हो रही है। अब डिस्टेंस की कहानी अगर बनती है, मुझे डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला सोच के बताओ, क्या है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी थी, डिस्टेंस के दो फॉर्मूला है, एक ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
तो वहां से बन सकता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अगर दूसरे की कहानी देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अगर इसकी बात देखें, ये तो क्या हो गया, 0 दोनों केसेस में। यानी कि मैं अगर s का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर माइनस ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी फिलहाल माइनस का, तो ये आ गया है ना, ये निकल कर आया। अब इससे देखो, इससे बताओ मुझे क्या बनेगा, s इज इक्वल्स टू क्या, यू स्क्वायर बाई 2a है ना, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। अभी दोनों की हमने अभी ऊपर वाले पार्ट में बात करी कि दोनों क्या है, सेम एक्सेलरेशन दी जा रही है, तो एक्सेलरेशन तो क्या है, सेम है दोनों में। यानी कि s किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। अगेन इनिशियल वेलोसिटी जिसकी ज्यादा, उसकी वो ज्यादा दूर तक भी जाएगा। और पीछे हमने टाइम भी देख लिया था, उससे भी समझ आ रहा है कि एस क्या होता है, यहाँ उससे भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा। एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो एस क्या हुआ, एस किस सॉरी इनिशियल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, बी की ज्यादा है ए से, तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल कर आया, एस बी ज्यादा होगा एस, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ज्यादा दूर तक जाएगा। ये कौन पहले रुक गया, इसमें कौन पहले रुक गया था, पीछे क्या था, कौन पहले रुका था, ए, इसमें ए पहले रुक गया था, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट ई पार्ट क्या कहता है, विच विल इम्पार्ट ग्रेटर इम्पल्स इफ कोलाइड्स विद अ बॉल, कौन किसकी ज्यादा इम्पल्स होगा, मतलब कौन ज्यादा इम्पल्स देगा। अब बताओ इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस यू, और v तो सबका 0 है, तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो एम यू ही तो आ रहा है ना, एम यू ही आ रहा है हर जगह, माइनस साइन ठीक है, मुझे डायरेक्शन पूछी नहीं है तो मैं इसलिए माइनस साइन इग्नोर करके चल रही हूँ अभी, है ना। एम यू की बात हो रही है, मास तो मास हमारे पास अब किस इम्पल्स किसका ज्यादा होगा, जिसका मोमेंटम ज्यादा रहा होगा। अब मोमेंटम किसका ज्यादा रहा था, पीछे देखो किसका मोमेंटम ज्यादा था, ठीक है, तो जिसका मोमेंटम ज्यादा, तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोमेंटम। इस केस में चेंज इन मोमेंटम है तो मोमेंटम के केस में, तो मोमेंटम किसका ज्यादा था, बी का ए से, इम्पल्स भी किसका ज्यादा हो जाएगा, ए का, है ना, यहाँ पे लिख देते हो बी का ज्यादा हो गया ए, ठीक है जी। कोई परेशानी, कोई थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहा, लेकिन पुरानी बातों को ही रिपीट कर दिया। दो डिफिकल्ट चीजें आई थी, एक मेरा रुकेगा कैसे, कैसे पता चलेगा कि कौन जल्दी रुका, तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाला एक्सेलरेशन के टर्म्स में, एक्सेलरेशन मेरा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इससे रिलेट किया। और यहाँ पे पूछा गया था कौन ज्यादा दूर तक चलेगा, तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने किसको यूज किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और वहां से हमारे पास निकल कर आया था ये एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a, तो एस किसके के बराबर रहा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी बट बहुत इजी है ना। अच्छा अब मेरा एक और क्वेश्चन, और यही है हमारा आज का होकागे वॉल स्टूडेंट, व्हाई योर हैंड हर्ट आफ्टर पंचिंग अ वॉल। आपका हाथ अगर कभी वॉल पे पंच किया है तो हाथ ने, आपने तो पंच वॉल को किया है ना, वॉल को लगना चाहिए था, लेकिन आपके हाथ पे भी चोट लगती है, क्यों, ये इसका रीजन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम रहने वाला है न्यूटन थर्ड लॉ। फाइनली न्यूटन थर्ड लॉ पे आ जाएंगे। ऑलराइट, योर फिजिक्स आगे साइनिंग ऑफ, बाय।